हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे। कोलबर्ग का मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टेट नेट दोनों के लिए, सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो मॉरल डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग किसी भी चीज के बारे में अपनी समझ बनाते हैं कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। इसके बारे में, राइट और रॉन्ग के बारे में अपना वो दृष्टिकोण बनाते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट जो है वो किससे प्रभावित होता है? इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एक्सपेक्टेशंस और नॉर्म। समाज में जो प्रचलित नॉर्म है, जो मानदंड है, उनसे प्रभावित होता है कि किसी का आचरण समाज के द्वारा निर्देशित मानदंडों के अनुसार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो उसका मोरल डेवलपमेंट पर प्रश्न होता है। एक कोई भी व्यक्ति अपना मोरल डिसीजन किस आधार पर लेता है कि अगर वो उसका कोई भी एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए या किस तरह का वो हरकत करता है जिससे वो आपस के इंटरपर्सनल रिलेशंस को वो अफेक्ट करता है। तो मोरल डेवलपमेंट एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों और नियम, मानसिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक जो भी मानदंड है, जो भी नॉर्म है, जो भी रूल्स है, उसके अनुसार अब लोगों के प्रति अपना व्यवहार या उचित व्यवहार या उनके जो भी बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स को वो प्रकट करते हैं या विकसित करते हैं। तो इसे ही हम मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो मोरल डेवलपमेंट के सिद्धांत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह बतलाता है, इस बात को बतलाता है कि बच्चे किस तरह से नैतिकता और नैतिक तर्क, मतलब तर्क के आधार पर अपनी नैतिकता को कैसे वो स्थापित करते हैं। तो कोलबर्ग की थ्योरी बताती है कि मोरल डेवलपमेंट जो है वो 6 स्टेजेस में होता है, 6 चरणों में होता है और उसके 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस होते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो बहुत सारे नैतिक दुविधाओं पर, मोरल डिलेमास पर आधारित होती है और वो श्रृंखला जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे मोरल डेवलपमेंट प्रभावित होता है। तो कोलबर्ग की थ्योरी को समझने के पहले हमें सबसे पहले हेंज का डायलेमा, हेंज के दुविधा पर एक घटना है जिसको डिस्कस करना आवश्यक है, क्योंकि हमेशा कोलबर्ग की थ्योरी से रिलेटेड जब भी प्रश्न आते हैं तो हेंज डायलेमा पर भी प्रश्न आते हैं। तो हेंज क्या कौन था और उसकी क्या दुविधा थी, इसको हम देखते हैं। हेंज एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कैंसर हो गया, तो वह उससे मर रही थी, वो मरणासन थी। डॉक्टर ने कहा था कि कोई एक नई दवा है जो उसे बचा सकती है और वह एक लोकल केमिस्ट के द्वारा वो दवा खोजी गई थी। उस दवा को जिसने सर्च किया था या जो डिस्कवर किया था वह लोकल केमिस्ट था और हेंज उस दवा को खरीदने के लिए केमिस्ट के से बहुत रिक्वेस्ट किया और लेकिन केमिस्ट जो था वो दवा को बनाने का जो भी खर्च हुआ था उससे 10 गुना चार्ज कर रहा था लोगों से। वो दवा को उसने बहुत महंगी कर दिया था, लेकिन हेंज के पास उतने पैसे नहीं थे तो हेंज वो देने में सफल नहीं था। लेकिन हेंज अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, तो उसने पैसे का जुगाड़ किया और वह इतना पैसा रेज कर सका, जो मतलब सिर्फ हाफ जो वो प्राइस चार्ज कर रहा था उसका हाफ मनी वो जुगाड़ कर लिया, जुटा लिया। और केमिस्ट को उसने एक रिक्वेस्ट किया, उसको समझाया कि उसकी वाइफ मर रही है, शी इज डाइंग, एंड उन्होंने कहा कि अगर वो उसे सस्ते में दवा दे दे या फिर उधार दे दे ताकि वो बाकी के पैसे बाद में दे देगा तो उसकी पत्नी बच जाएगी। लेकिन केमिस्ट ने उसे दवा देने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसने दवा की खोज किया और वह इससे पैसा बनाने जा रहा है। तो वो हेंज इतना डेस्परेट था, इतना बेताब था अपनी पत्नी को बचाने के लिए कि वो
रात में दुकान को, केमिस्ट की दुकान को तोड़कर और दवा को उसने चुरा लिया। तो अब हेंज ने ये काम किया अपनी पत्नी को बचाने के लिए। तो अब हेंज की दुविधा क्या है, इसमें इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि हेंज को अब डिलेमा इस चीज का कि क्या उसे दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं, हेंज को दवा चोरी करनी चाहिए थी या नहीं। अगर हेंज अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता तो क्या वह दवा चोरी करता, इस तरह के दुविधाजनक प्रश्न उठते हैं। तो क्या होता अगर मरने वाला अजनबी होता, तो क्या हेंज उसके लिए भी चोरी करता? अगर उसकी पत्नी ना होकर कोई अजनबी मर रहा होता तो क्या उसके लिए हेंज दवा चोरी करता दुकान को तोड़कर? या पुलिस को केमिस्ट को पकड़ लेना चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि उसने एक डाइंग विमेन के लिए उसने दवा को नहीं दिया या दवा को सस्ता नहीं किया। तो इन सारी दुविधाओं का उत्तर देना ही हेंज की डायलेमा है। तो इसमें क्या हुआ कि ये कहानी बताकर गोल्डबर्ग ने 10 से 16 साल के बच्चों के बीच में बहुत सारे बच्चों के अलग अलग उम्र के बच्चों से उन्होंने पूछा इस क्वेश्चन को, और गोल्डबर्ग ने ये पता लगाने की कोशिश की कि बच्चों की नैतिकता और तर्क कैसे कैसे उम्र के साथ बदलते गए। जैसे जैसे बड़े बच्चों से पूछा गया, छोटे बच्चों से पूछा गया, तो सबके जवाब अलग अलग आए। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनके कारण बदलते गए। तो गोल्डबर्ग ने बच्चों की जो कारण या नैतिक तर्क थे उसको 3 हिस्सों में बांटा। सभी बच्चों ने जो 4 प्रश्न पूछे गए, उम्र के हिसाब से हर बच्चों का आंसर अलग अलग था। तो गोल्डबर्ग ने इससे 3 मोरल रीजनिंग के 3 स्तरों की पहचान की। ये स्तर हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल, ये लेवल हैं और इन हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल, ये है कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये 3 लेवल हैं, ठीक है। और इन 3 हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ठीक है। अब हम उन्हें देखते हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल जिसे पूर्व परंपरागत नैतिकता कहते हैं। प्री कन्वेंशनल लेवल जो होता है, इस लेवल में बच्चे 9 साल तक के बच्चों के एज को में जो नैतिक विकास होता है उसका अध्ययन किया गया है। ये 9 साल की उम्र तक रहता है। इस एज में बच्चे के डिसीजन जो होते हैं वो क्या होता है कि बड़ों की जो अपेक्षा होती है, जो बड़ों की एक्सपेक्टेशंस, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशंस, मतलब मानक, हर बड़े की वो अपेक्षा होती है, उसे स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन कहते हैं। और उस वो अपेक्षा को पूरा करना, और अगर वो अपेक्षा को पूरा नहीं किया जाए तो उससे क्या परिणाम होगा, इस पर आधारित होते हैं। तो इस उम्र में जो 9 साल तक के बच्चे होते हैं उनके जो फैसले होते हैं वो बड़ों की अपेक्षाओं के अनुसार होते हैं। और ये भी होता है कि डर भी होता है कि अगर उनकी अपेक्षा के हिसाब से कार्य नहीं किया जाए तो उसका क्या परिणाम उन्हें भुगतना पड़ सकता है। तो इसमें इस प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के 2 स्टेजेस हैं। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये सबसे पहला स्टेज है। ये शुरुआती चरण है मोरल डेवलपमेंट का, नैतिक विकास का, जहाँ पर आज्ञाकारिता और पनिशमेंट, सजा, दंड और आज्ञाकारिता इस उम्र के बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। छोटे बच्चों में बात मानने की और दंड, बात नहीं मानने पर दंड मिलने की बात की प्रधानता होती है। इसलिए बच्चे इस उम्र में अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, ताकि उन्हें सजा नहीं मिले। अगर उन्हें सजा मिलती है, गोल्डबर्ग का कहना है कि यहाँ पर बड़ों की बात मानना महत्वपूर्ण है, नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, ताकि वो बच्चे जो हैं वो सजा से बच सकें। अगर कोई बच्चा को सजा मिलती है, इसका मतलब कि उसने नियमों का पालन नहीं किया है। इसलिए यहाँ पर मेन जो इस स्टेज में नैतिकता जो है वो ओबीडिएंट और पनिशमेंट पर आधारित होती है, आज्ञाकारिता और सजा के डर से प्रभावित होती है। दूसरा मतलब उस स्टेज में बच्चे जो भी करते हैं
ये अपने बड़ों की बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें इसका डर होता है कि अगर बात ना माने तो उन्हें दंड मिलेगा, डांटा जाएगा, मारा जाएगा, फटकारा जाएगा। इस डर से वो बड़ों की बात मानते हैं। जैसे 9 साल तक के बच्चे को कह दिया जाता है बाहर नहीं जाओगे, तो बच्चा नहीं जाता है क्योंकि उसे डर होता है। या इस चीज को नहीं छुओगे, इस चीज को नहीं लोगे, मना कर देने पर उस बात को वो मानता है। दूसरा स्टेज जो होता है, इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे का विकास, जो नैतिकता का विकास होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टिकोणों के लिए जिम्मेदार होते हैं और उनका एक्शन इस तर्क पर आधारित होता है कि किस तरह से अपनी जरूरत को पूर्ण करने के लिए कार्य किया जाता है। तो हेंज की जो डायलेमा में जो प्रश्न था कि बच्चों का कहना था कि सबसे अच्छा विकल्प क्या था, इस हेंज की डायलेमा के जो प्रश्न पूछे गए, तो इस सेकंड स्टेज में जो बच्चे होते हैं उनका कहना होता है, उनका मानना होता है कि हेंज की जरूरत को जो पूरा कर रहा था वो सबसे अच्छा विकल्प था। क्यों? क्योंकि हेंज की जरूरत क्या थी कि उसको अपनी डाइंग पत्नी को बचाना था, इसलिए उसने दुकान को तोड़कर और दवा को चुराया। तो वो सबसे अच्छा विकल्प था, क्योंकि इसी विकल्प से उसकी जरूरत हेंज की पूरी हो रही थी। तो इस स्टेज में बच्चे क्या होता है कि प्रभावित होते हैं, अपने स्वार्थ से प्रभावित होते हैं, स्वार्थ से प्रेरित होते हैं कि मेरी जरूरत जहाँ पूरी हो रही है उसे करना सही है। यहाँ पर उनकी जो मोरालिटी होती है वो किस पर आधारित होती है कि उनकी आवश्यकताएं उससे पूरी हो रही थी। जैसे इसमें बच्चे स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। जैसे कि सोफी के हस्तक्षेप का एक उदाहरण है कि मान लीजिए सोफी नाम की कोई लड़की है, वो डिसाइड करती है कि वो जॉन को हेल्प करेगी और इंटरफेयर करेगी। हालांकि वो जानती है कि अगर वो जॉन का मदद करेगी जॉन की, तो उसे सजा मिल सकती है, और ये भी जानती है कि किसी दिन वो भी विक्टिम बन सकती है जॉन। लेकिन उसको क्या लगता है कि अगर वो जॉन को मदद करेगी तो भविष्य में जॉन भी उसको मदद करेगा। तो वो क्या करती है कि किसी भी कार्य, जैसे कोई बच्चा कोई चीज को ले जाकर अपने दोस्त को दे देता है और उसको लगता है कि उसको जरूरत पड़ेगी तो वो दोस्त भी उसको देगा। हालांकि वो उसे ये लग रहा है कि इसमें उसको सजा मिल सकती है, लेकिन अगर वो किसी की अभी मदद करती है तो उस किसी दिन उसको, यहाँ बच्चे क्या हुआ कि हमको मिलेगा इसलिए हम उसको हेल्प कर दें। तो ये चीज के लिए वो आगे बढ़ के कर लेते हैं और अपने एक्शंस को वो जज करते हैं, और उनको लगता है कि सबसे अच्छा विकल्प यही है, क्योंकि यहाँ पर उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है और बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। तो ये जो स्टेज 2 है कोलबर्ग की थ्योरी, स्टेज 2 ऑफ कोलबर्ग थ्योरी में सेल्फ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर क्या है कि वो दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, और ये जानते हुए कि इसको मदद करने में सोफी अगर जॉन को मदद करती है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, ये जानते हुए भी वो उसको मदद करने के लिए तैयार है, इसलिए कि आज अगर वो जॉन को मदद करेगी तो भविष्य में जॉन भी उसको मदद कर सकता है। तो इसमें बच्चे क्या सोचते हैं कि किसी सिंगल अथॉरिटी से वो केवल डर से काम नहीं करते हैं, उसका मतलब दूसरा एस्पेक्ट भी देखते हैं। वो केवल मतलब डर से पहला स्टेज में वो काम कर रहा है कि पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर ये कर रहा है कि डर तो है, लेकिन सिंगल अथॉरिटी से डरते हुए नहीं, बल्कि डिफरेंट साइड से कि अगर हम इसको मदद आज कर रहे हैं तो वो हमको मदद करेगा। तो यहाँ क्या है कि मोरल रीजनिंग है कि इंडिविजुअल जो है, जो सोफी है, वो एक्ट कर रही है इस बिलीफ से कि यह कुछ करना सही है। अगर अगर हम ये गलत कर रहे हैं जॉन को मदद करके, तो इसमें कुछ मेरे लिए है कि कभी जॉन भी हमको मदद कर सकता है। ये बात हो जा रही है कि वो जॉन को मदद करना गलत है, उसे लग रहा है,
लेकिन अगर वो उसे गलत में मदद कर दे रही है तो कभी जॉन भी उसको मदद करेगा। तो ये क्या है कि यहाँ पर सोशल रूल्स को वो राइट और रॉन्ग समझ रही है। तो इसमें बच्चे किसी भी चीज को कैसे अडॉप्ट करते हैं और इसमें वो वन पॉइंट ऑफ व्यू केवल डर को न देखकर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं कि अगर इसको मदद करें तो वो भविष्य में मुझे मदद कर सकता है। मतलब यहाँ पर केवल डर नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी काम कर रहा है। अब लेवल 2 में क्या है, कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें क्या होता है कि ये सेकेंड स्टेज है मोरल डेवलपमेंट का, और इसमें सामाजिक रूल को मान्यता दी जाती है, सामाजिक नियमों को स्वीकृत किया जाता है, उसे सही और गलत से संबंधित जो भी सामाजिक नियम है कि ये सही है, समाज में ये प्रचलित नियम है कि ये सही है और ये गलत है, तो उसको मान्यता दी जाती है। यह जो मॉरल डेवलपमेंट का पीरियड होता है, इसमें अच्छे और नैतिक सोशल रूल्स को एक्सेप्ट किया जाता है जो गुड और नैतिक है, मॉरल है। तो इस टाइम में जो किशोर होते हैं और बड़े जो होते हैं वो मॉरल स्टैंडर्ड्स को अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, आत्मनिहित कर लेते हैं। समाज से सीखे हुए नीति और जो भी नैतिक मानक होता है, जो सोशल मोरल नॉर्म्स होता है, उसको वो आत्मसात कर लेते हैं और उसी के हिसाब से आचरण करते हैं। इसमें भी 2 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज है जो कि हम फर्स्ट सेकंड स्टेज देख चुके हैं, ये कन्वेंशनल का स्टेज है। थर्ड स्टेज 3 आ गया, फर्स्ट 2 हम देख चुके हैं। इसमें क्या स्टेज को मानते हैं, गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है। इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहे जाने का ओरिएंटेशन होता है या अभिविन्यास के रूप में जाता है। यह नैतिक जो विकास होता है, इसमें आपसी संबंध को मॉरल डेवलप आपसी संबंध नैतिक विकास में आपसी संबंध पर फोकस किया जाता है, और ये देखा जाता है कि सामाजिक जो एक्सपेक्टेशन है, जो समाज का रोल है, उसमें वो खरा उतर रहा है या नहीं। क्योंकि बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता है, ताकि बच्चा अच्छा है ताकि दूसरे लोग भी उसको अच्छा कहें। ये स्टेज क्या है कि ये स्टेज किस तरह का स्टेज है, इसमें दूसरे का अप्रूवल, दूसरे का अनुमोदन, दूसरे के द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना है कि कोई दूसरे लोग कह रहे हैं हाँ हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है, तो ये स्वीकृति मिलना ही इस डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। मतलब पारस्परिक संबंधों में ये सामाजिक अपेक्षा और भूमिका, समाज की जो अपेक्षा है उस पर खरा उतरने पर केंद्रित रहता है ये स्टेज। इसमें बच्चा समाज की मान्यताओं और मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता है ताकि उसे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहा जा सके। चौथा स्टेज जो है कन्वेंशनल लेवल में, इसमें क्या है कि सामाजिक, इसमें ये देखना है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे, समाज में जो नियम है वो प्रचलित जो नियम है उसको मेंटेन करना इस स्टेज में जो रहता है। तो इस स्टेज का मोरल डेवलपमेंट में जो होता है, लोग क्या करते हैं कि समाज को एक समग्र के रूप में मानते हैं और समाज के द्वारा जो लागू किए गए या जो मान्यताएं हैं जो मानी जा रही हैं, जो नियम और कानून माने जा रहे हैं, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। और लोग इसमें जो इस अवस्था में जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, वो अपना कर्तव्य का पालन करते हैं। जो अथॉरिटी है, जो उसका सम्मान, अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, जो रूल्स हैं जो लागू किया गया है उसको वो फॉलो करते हैं। तो टीचर देखता है, जैसे मान लीजिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जब टीचर देख रहा है कि ग्रुप फाइट कर रहा है तो टीचर इंटरफेयर करता है और बोलता है कि स्टॉप फाइटिंग एट स्कूल, इट इज फॉरबिडन। टीचर क्या कर रहा है कि लड़ाई बंद करो, स्कूल में लड़ना मना। तो इससे क्या हुआ कि ये एक नियम हुआ कि स्कूल का नियम है कि यहाँ पर लड़ना मना है। तो उनका टीचर, उसको लगता है कि सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर नियम का पालन करना है, तो रूल फॉलो करना है। अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल का रूल है कि फाइटिंग मना है, तो वहाँ पर वो फॉलो करना है, नहीं तो क्या होगा कि वहाँ अराजकता हो जाएगा, हल्ला गुल्ला होगा। तो इसलिए ये क्या है कि अब उसका
कर्तव्य है। यहाँ क्या कर्तव्य हो जाता है बच्चों का या इंडिविजुअल का कर्तव्य होता है कि उसको लगता है कि मेरी ड्यूटी है कि हम ये स्कूल के रूल्स को फॉलो करें ताकि स्कूल का कार्य सुचारू रूप से चल सके। तो इसी तरह समाज के कुछ नियम होते हैं, यहाँ पर उन समाज के नियमों को पालन करना होता है। तो नैतिक विकास का इस स्तर पर जो लोग होते हैं वो समाज के नियमों को पालन करते हैं ताकि अपने कर्तव्य का भी पालन करते हैं और समाज का में कानून और व्यवस्था बने रहे इसकी कोशिश करते हैं, इसलिए समाज के रूल्स को मानते हुए चलते हैं। अब है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इस लेवल में जो मोरल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर लोग क्या होता है कि यहाँ लोग अमूर्त सिद्धांतों की समाज में कुछ चीजें जो हैं जो दिखती नहीं है लेकिन अमूर्त सिद्धांत के रूप में प्रचलित हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस 5वां स्टेज क्या हुआ, पहला दूसरा था प्री कॉन्वेंशनल में, थर्ड और फोर्थ स्टेज था कॉन्वेंशनल में, और पोस्ट कॉन्वेंशनल में 5 और 6 स्टेज है। तो इसमें है 5वां स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत आधार। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट क्या करता है, पीपुल को, लोगों को क्या बताता है कि अलग अलग मूल्य जो समाज में हैं, अलग अलग विचार हैं और अलग अलग जो विश्वास हैं लोगों के, उनको उसमें क्या करता है कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट क्या करता है कि इस स्टेज में लोगों के अलग मूल्यों को भी समझते हैं, उसका भी आदर करते हैं, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, ओपिनियन अलग हो सकते हैं, उसका भी मान रखते हैं और मतलब दूसरे लोगों के बिलीफ का भी ध्यान रखते हैं। यहाँ पर जो रूल्स ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट, यहाँ कानून का जो नियम है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन समाज के सदस्य जो हैं ये सब पर इन स्टैंडर्ड्स को, इन मानक को पर एग्री होना चाहिए। इसमें क्या है कि कोई व्यक्ति को, इसमें हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कानून जो भी है समाज में वो सभी मतलब बड़ी संख्या में लोगों की भलाई के लिए है, लेकिन कभी कभी वो रूल जो है तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो अलग ढंग से काम करता है। जैसे रिफॉर्म करने के लिए, सपोज कि अगर कोई बच्चा रोज किसी को तंग कर रहा है, बुली कर रहा है, मार रहा है, पीट अलग अलग से, तो उसको मारना गलत है, ये नियम गलत है। लेकिन कोई बच्चा अगर ये कार्य कर रहा है तो उसको अगर बड़े मार कर सुधारना चाहते हैं तो मारना गलत है, लेकिन यहाँ पर वो मारना जो है वो सही हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उस बच्चे को सुधारना है ताकि वो भविष्य में दूसरे के साथ मारपीट या गलत व्यवहार नहीं कर जा सकता। तो जो भी कानून है वो क्या है कि कानून रक्षा के लिए और लोगों की भलाई के लिए। चोर को जैसे सजा मिलती है, तो क्यों सजा मिलती है, ताकि वो चोरी करना छोड़ सके, क्योंकि चोरी करना गलत है, लेकिन लोगों की भलाई के लिए है कि चोर को सजा दी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो कानून हुआ है ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि कानून जो भी बना है वो बड़े संख्या में लोगों की भलाई के लिए है। अगर कोई उस कानून को तोड़ता है तो उसका इंडिविजुअल राइट खत्म हो जाता है वहां पर, और उसे सजा मिलती है उस कानून को तोड़ने के लिए। तो हेंज का डायलेमा में क्या है, इस तरह से कि हेंज का डायलेमा में वो गलत काम किया है, कानून तोड़ा है, दुकान को तोड़कर चुराना दवा ये गलत काम है, लेकिन उसका इस कार्य के लिए उसको सजा नहीं देकर क्या कहा गया कि किसी की जिंदगी को बचाना कानून तोड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हेंज की डायलेमा में उसका कानून तोड़ना कि दुकान को तोड़कर और चुरा कर दवा लाना अपनी पत्नी को बचाने के लिए, तो एक गलत चीज था। तो वो गलत एक्टिविटी होने के बावजूद भी वो महत्वपूर्ण हो गया, क्यों, क्योंकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध और
लोगों भलाई के लिए वो उसने ऐसा काम किया, इसलिए उसका कार्य को सही ठहराया गया है कि डायलेमा में लॉ को ब्रेक करना भी सही हो गया, क्योंकि वो किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ा गया था। छठा स्टेज जो है ये पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का थर्ड स्टेज है। याद रखिएगा कि जो कॉन्वेंशनल, पोस्ट कॉन्वेंशनल, ये सारे लेवल्स हैं। एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल, मैंने पहले भी बताया, ये तीनों लेवल्स हैं और हर लेवल्स में 2 स्टेजेस हैं, है ना। तो ये छठा स्टेज अंतिम स्टेज है जो कि सार्वभौमिक सिद्धांत को बताता है। कोलबर्ग का ये फाइनल स्टेज है मॉरल रीजनिंग का, जो कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पर और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर आधारित है। मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित है। इस स्टेज में जो लोग होते हैं वो न्याय के आंतरिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, और भले ही मतलब क्या है कि कोई कानून अगर बना हुआ है, उस कानून में सुधार की आवश्यकता है, तो इस स्टेज में आने के बाद लोग उस कानून से हटकर कार्य करते हैं, क्योंकि वो कानून पुराने समय से चला रहा है और वो सुधार के लायक में है, सुधारने की उसमें आवश्यकता है। तो उन्होंने इस लेवल पर आने के बाद लोग क्या करते हैं, अपना मोरल गाइडलाइंस को डेवलप करते हैं, जो कि कानून के अनुसार सही नहीं हो। तभी तो किसी किसी कानून का विरोध किया जाता है, जब लोगों को लगता है कि नहीं, ये कानून से हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो लोग उसका विरोध करते हैं। तो इस स्टेज में पहुंचकर वो सार्वभौमिक सिद्धांतों का भी विरोध कर सकते हैं। ये सिद्धांत सभी पर लागू होता है, जैसे मानव अधिकार, न्याय, समानता, इन सिद्धांत की रक्षा के लिए वो से समाज के विरुद्ध भी जा सकता है। सपोज कि बहुत सारे कानून आजकल लागू हो रहे हैं जो पहले से चले आ रहे थे, जिन पर लोग आवाज नहीं उठाते थे। जैसे इस पहले, बहुत पहले स्त्रियों को मताधिकार नहीं दिया जाता था, लेकिन इस स्टेज में जब लोग आए तो समझ में आया कि नहीं, समानता का अधिकार है, सबको मताधिकार मिलना चाहिए, तो कानून के खिलाफ जा रहे हैं कि मताधिकार नहीं मिलना चाहिए। स्विट्जरलैंड या बहुत सारे देशों में स्त्रियों को अधिकार नहीं दिया जाता था, तो वो कानून के विरुद्ध जाकर बहुत से समाज सुधारकों ने ये अधिकारों को दिलाया। तो इसलिए क्या है, मानव अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार के सिद्धांत के लिए वो समाज के विरुद्ध जा रहा है, यूनिवर्सल लॉ के, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के भी विरोध जाकर इस लोग इसके लिए सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं और उसे लागू कराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो समाज में चला आ रहा है उसके खिलाफ जाकर कुछ अगर गलत चल रहा है तो उसे सुधारने की कोशिश करना। तो ये कोलबर्ग का पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। कैरोल गिलिगन, हालांकि कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग के सिद्धांतों का बहुत विरोध किया और उन्होंने कहा कि कोलबर्ग का सिद्धांत था जो कि पश्चिमी देश पर आधारित था, वाइट पीपल के लिए था और मेल सेंट्रिक था, मतलब पुरुषों के लिए था। उनके सब्जेक्ट जो थे वो केवल मेल थे जिस पर उन्होंने रिसर्च किया, और उनका वर्ल्ड व्यू जो था वो नैरो था, क्योंकि उन्होंने उच्च मध्य वर्ग का वैल्यू सिस्टम पर एक संकीर्ण दृष्टि रखा। सारे क्रिटिसिज्म होने के बावजूद यह थ्योरी मोरल साइकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। So that's all about Kohlberg's theory. Thank you.